अलराइट, चलो अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रितेश दहिया, और इस सेशन में हम करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। नाउ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 सवाल आपके सेंटर ऑफ मास और कोलिजन को मिला के आ रहे हैं, और यही आपकी ज़रूरत पड़ती है आरबीडी में। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना रोटेशनल डायनेमिक्स, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या चीज़। सो सेंटर ऑफ मास जब भी हम बात करते हैं, सेंटर मास वो आपका बॉडी का वो छोटा सा पॉइंट हम कहते हैं जहां पे हम सारा मास कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और उसी पॉइंट पे आपका हम ये कहते हैं कि पूरी बॉडी का जो मोशन हो रहा है वो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसे उस पॉइंट का मोशन हो रहा है। तो आपकी लेट से कोई एक बॉडी है, वो आपकी बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, वो बॉडी मान लीजिए आपकी रोटेट भी कर रही है। तो ये जो पॉइंट होएगा जिसको हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, इसका मोशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे इस पूरी बॉडी का मोशन ग्राउंड फ्रेम में हो रहा है। तो सेंटर ऑफ मास आपका वो पॉइंट है, इस पॉइंट दैट मूव्स एज दो ऑल द मास वर कंसंट्रेटेड देयर एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आर बीइंग अप्लाइड देयर। सो सारे फोर्सेस वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। एक और चीज़ सेंटर ऑफ मास के बारे में बहुत अच्छी है, वो ये है कि आप जब भी कहते हैं कि सारा फोर्स सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई हो रहा है, उस केस में मोशन आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होएगा, मोशन का रोटेशनल कंपोनेंट नहीं होएगा। ऑलराइट, पोजीशन वेक्टर अगर आपका n पार्टिकल सिस्टम है तो ये मान लीजिए आपका एक मास m1 है, मास m2 है, m3 है, ये आपका r1 वेक्टर है, ये आपका r2 वेक्टर है। तो यहाँ ऐसे करके आपके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड मासेस रखे हुए हैं। उनका सेंटर मास अगर m1 m2 m3 mn मासेस है जिनकी पोजीशन r1 r2 r3 rn है, तो उनका सेंटर मास निकालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं सेंटर मास विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, और उसको डिवाइड कर देंगे हम m1 प्लस m2 प्लस m3, और जितने भी मास हैं टोटल मास से हम डिवाइड कर देंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वेटेड एवरेज। ठीक है, सो ऐसे हम सेंटर मास निकालते हैं एक आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद इसके बारे में ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो आपका बॉडी का जो शेप है उस पर डिपेंड करता है, और सेंटर ऑफ मास आपका इस बात पे डिपेंड करता है मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर ऑफ मास कैन लाई विद इन द बॉडी और इट मे बी आउटसाइड ऑफ इट बिकॉज ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपकी यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में आएगा। ठीक है, अगर आपकी हाफ रिंग, अभी इसको पढ़ेंगे हम, तो हाफ रिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आएगा, जो कि एक्चुअली देखेंगे तो बॉडी का, या अगर आपके रिंग है तो उसके ठीक सेंटर पे आएगा। तो बॉडी का जो एक्चुअल मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बाहर ये पॉइंट लाई कर सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन सिमेट्रिकल बॉडीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिमेट्रिकल बॉडीज जो हो गई जिनका मास डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल है, उनका सेंटर मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें पता है ये एक सेंट्रॉइड आता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास आपका सेंट्रॉइड पे लाई करेगा। जो ये आपकी रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास आपके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अभी कहते हैं पोजीशन वेक्टर अगर आपको देखना हो, दो मास सिस्टम अगर हैं, दो पार्टिकल्स आपके हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए दिस इज व्हाट वी यूज कि सेंटर ऑफ मास r विल बी इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ऐसे करके आप दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं। सो ये आपका मास m1 और ये मास आपका m2, दोनों के बीच की दूरी r है। तो ये जो आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी, ये आपकी इस तरह करके m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 करके वैल्यू आ जाएगी। एक जो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है अपने को जो समझ में आनी चाहिए वो ये है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा पार्टिकल्स के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होएगा। तो जो भी आपके दो पार्टिकल सिस्टम है, अर्थ है और मून है, उनका अगर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो लाइन ज्वाइनिंग में ही आएगा, वो इधर उधर नहीं आएगा वो। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डिवाइड द सेपरेशन इन इनवर्स मास रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस पोजीशन को देखेंगे, मान लीजिए यहाँ से r1 है और यहाँ से r2 पोजीशन है आपके सेंटर ऑफ मास की, m1 से r1 m2 से r2, तो हम ये कहते हैं कि आपका r1 डिवाइडेड बाय r2, सो दिस विल बी इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। तो ये आपका इनवर्स मास रेशियो में इसको डिवाइड करता है। अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी कैन से m1 r1 विल बी इक्वल टू m2 r2। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। नाउ ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी को थोड़ी देर बाद जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, इसी को पकड़ के मान लीजिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट जब आप इसको करेंगे ये आपका बन जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। तो यही पार्टिकल अगर आपका सेंटर मास, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सेंटर मास अपनी जगह पे ही है, तो ये पार्टिकल v1 से जा रहा है, मान लो इधर या इधर जहाँ भी है, ये वाला v2 से जा रहा है,
M1V1 विल बी इक्वल टू M2V2, सिमिलरली M1A1 इज इक्वल टू M2A2 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, सेंटर मास हमेशा आपके हैवियर बॉडी के पास होएगा। तो जो भी आपकी अर्थ और मून का अगर हम बात करें तो अर्थ का ये साइज, मून का ये साइज, तो सेंटर मास जो है वो हमेशा हैवियर बॉडी के पास आएगा। राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। इस पर हम कहते हैं सेंटर मास अगर आपको निकालना हो, आपको ये दिया हो कि कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें अगर आपको सेंटर मास अगर आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ होएगा, कई बार इसमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम तो स्टैंडर्ड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नीट के एग्जाम के लिए उसको ध्यान रखेंगे, बट यूजुअली क्लासरूम में हम इसको एज ए प्रैक्टिस करवाते हैं कि सेंटर मास आपको निकालना आना चाहिए, जस्ट इन केस ऐसा कोई सवाल आ जाए। तो ये 4 स्टेप्स हैं, जो 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इनको फॉलो करके किसी भी कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर मास आपको आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप है, हम ये आइडेंटिफाई करेंगे लैम्डा, सिग्मा या रो। इसका मतलब ये है कि आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन हाउ मेनी डायमेंशंस मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मास आपका कितने डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी एक रॉड है, उसका मास मान लीजिए m है, लेंथ l है, तो आपका लैम्डा हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जिसको हम कहेंगे लैम्डा विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। ये आपकी लीनियर मास डेंसिटी होगी। नाउ इसी रॉड को पकड़ के अगर आपने ऐसे कर दिया, इसको आपने रॉड को करके हाफ रिंग बना दिया या फुल रिंग बना दिया, उस केस में आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी सिग्मा डिफाइन नहीं होगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशन हो गया है, एग्री, पर एट द सेम टाइम मास अभी भी इसका 1 डायमेंशन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके लिए आप अभी भी लैम्डा ही डिफाइन करेंगे। अगर आपकी कोई डिस्क है जिसका मास m है, एरिया l है, तो इस केस में हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया। तो अब आपका मास 2 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिमिलरली अगर आपका सॉलिड स्फीयर है या फिर मान लीजिए आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर के केस में आप रो डिफाइन करेंगे एंड रो विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये आपकी डेंसिटी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है अपना ये आइडेंटिफाई करना कि मास कितने डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद यहाँ पे अज्यूम करेंगे एक छोटा सा एलिमेंट। तो अगर आप मान लीजिए इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मान लीजिए r डिस्टेंस पे है, dx इसकी लेंथ है। तो इस केस में अज्यूम स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास dm, तो इसका मास आप dm मानेंगे। अगेन मास अगर आपका एक डायमेंशन में है तो आप उसको लिखेंगे dm विल बी इक्वल टू लैम्डा dx, 2 डायमेंशन में है तो सिग्मा dA, और अगर 3 डायमेंशन में है तो इट विल बी रो dv। ये आपका मास हो जाएगा छोटे से एलिमेंट का। थर्ड स्टेप है कि अब आपको उस छोटे से एलिमेंट का, जो भी आपने छोटा सा एलिमेंट माना है, रिंग वाले केस में हम यहाँ पे ऐसे करके छोटी सी रिंग मानेंगे r के रेडियस पे जाके, dr थिकनेस की। उसका अब आप सेंटर मास की लोकेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटर मास की लोकेशन मान लीजिए आपकी r आ गई। फाइनल स्टेप जो है अपना यहाँ पे जो हमें करना है वो कंप्यूट करना है, r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm इंटू r डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। भगवान के लिए इसको डिवाइड मत कर दे, कैंसिल मत कर देना, जैसे सांप का साइन कट गया, डी कट गया, एम कट गया, आंसर आर आ गया, नहीं। इसको आप पहले dm इंटू आर करके इंटीग्रेट करेंगे, नीचे dm इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आपको जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो अपने भी स्टैंडर्ड एलिमेंट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास, उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ऑल्दो ये हमने इंटीग्रेट करके निकाली है, बट एग्जाम हॉल में अपने पास टाइम नहीं होता है कि इनको हम इंटीग्रेट कर पाएँ। अगर इनकी वैल्यू कोई पूछ ले आपसे सेंटर ऑफ मास की, तो ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहला है कि अगर हम कहते हैं सेमी सर्कुलर रिंग अगर है अपनी, तो सेमी सर्कुलर रिंग अगर है तो वाई डायमेंशन में उसका सेंटर मास ये आएगा। यहाँ पे हमारा अजम्पशन ये है कि ये वाला पॉइंट आपका ओरिजिन है, जिसको हम 0,0 कहते हैं। नाउ ड्यू टू सिमेट्री, क्योंकि रिंग आपकी ऐसे रखी हुई, ड्यू टू सिमेट्री एक्स डायमेंशन में इधर और इधर दोनों तरफ आपका सिमेट्री है, उस वजह से एक्स में आपका सेंटर ऑफ मास 0 पे ही रहेगा और वाई आपकी वैल्यू हो जाएगी 2r/π। नाउ इसी को अगर हम यहाँ सेंटर आपका ओरिजिन यहाँ मूव कर दें, उस केस में x डायमेंशन में तो आपका r आ जाएगा और y डायमेंशन में 2r/π हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। सिमिलरली अगर सेंटर मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क की बात करें, सेमी सर्कुलर डिस्क का आपका सेंटर मास आता है 4r/3π। और अगर आप हॉलो हेमिस्फीयर की बात करके, कटोरी है, कटोरी में आपने दाल खाई अभी नहीं खाई, उसको आपने सेमी सर्कुलर कटोरी है, उसको आपने उल्टा करके ऐसे रख दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास आपका r/2 पे आएगा। और अगर मान लीजिए आपकी सॉलिड हेमिस्फीयर है, उसका 3r/8 आता है। तो ये चारों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और कोन है, कोन की भी बात कर लेते हैं। तो ये चारों वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, प्लस 2 कोन और है।
कोन के केस में हम ये कहते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास अगर आपका सॉलिड कोन है तो h/3 पे आएगा। नाउ h/3 है, ये हम यहाँ से ले रहे हैं नीचे से, ये आपका y COM यहाँ पे आएगा h/3 पे। अगर आपका सॉलिड है तो h/3 पे, हॉलो है तो h/4 पे आपका सेंटर ऑफ मास आएगा। ये 6 का डेटा आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्टली आपको सवालों में काम आता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। नाउ कैविटी प्रॉब्लम्स क्या है कि मान लीजिए आपकी लेट मी लुक फॉर अ डिस्क, एक मिनट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी डिस्क है, ठीक है। तो इस डिस्क में आपने क्या किया, इसका अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो एग्जैक्ट इसका सेंटर ऑफ मास वहां पे आएगा, उस पॉइंट पे आप सेंटर ऑफ मास कहेंगे जहां पे इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। नाउ इस केस में मान लीजिए एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे मैंने काट के निकाल के बाहर फेंक दिया। इफ दैट इज द केस, उस केस में हम इसको प्रैक्टिकली अगर देखेंगे मैथ से या फिजिक्स से, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन के लिए आपको सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एक गोला मान के उसको आप ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी कैविटी आ गई। नाउ इस कैविटी के लिए हम क्या करेंगे, उसका अपना तरीका ये है कि आप यहाँ पे मान लीजिए कैविटी हो गई, उस केस में आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए अज्यूम करेंगे इफ सम मास और एरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम अ रिजिड बॉडी देन द पोजीशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज ऑब्टेन्ड बाय अज्यूमिंग दैट इन द रिमेनिंग पार्ट +m and -m मास इज देयर। ऑल्दो फिजिक्स के हिसाब से बहुत बढ़िया तरीका नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड नेगेटिव मास, पर एट द सेम टाइम हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अज्यूम एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। इस मैथमेटिकल तरीके से हमने जब सेंटर मास निकाला तो इस कैलकुलेशन से जो सेंटर मास आया एग्जैक्टली उस लोकेशन पे आया जो एक्सपेरिमेंटली आ रहा था। इस वजह से भी एक्सेप्ट दिस एज अ सॉल्यूशन। सो इसी की अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए ये आपने गोला काटा हुआ है जिसका रेडियस ये मान लीजिए a है और टोटल गोले का रेडियस आपका मान लो 2a है, ठीक है। इसमें से कैविटी काट के आपने बाहर फेंक दिया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये आपका जो सिस्टम होएगा ये ऐसा होएगा कि पहले मान लीजिए इसकी डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी डेंसिटी है। तो यहाँ पे पहले तो आप मानेंगे पूरे उसमें 2a के रेडियस में आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है सिग्मा डेंसिटी से, प्लस आप उसके बाद ये कहेंगे कि ये a रेडियस का आपका मास है जिसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है। माइनस सिग्मा मतलब ये इसका मास नेगेटिव आ जाएगा, फिजिक्स में नेगेटिव मास नहीं होता है, बट देन वी आर हैंडीकैप्ड। यही हमारे पास तरीका है इसको करने का, ठीक है। सो दिस इज हाउ विल कैलकुलेट। सो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मास m1 आएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, वो हो जाएगा पाई 2a का स्क्वायर, ठीक है। और लेट अस अज्यूम यहाँ पे आपका ओरिजिन है और इसका सेंटर ऑफ मास हम निकालना चाहते हैं, तो ये आपका मास m1 आ गया। इसका मास जब लिखेंगे आप m2, तो दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई a स्क्वायर, और सिग्मा आपका नेगेटिव साइन के साथ आएगा तो इसका नेगेटिव मास हो गया। नाउ इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ 2 मास सिस्टम। तो एक आपका यहाँ पे सेंटर पे तो m1 मास रखा है, यहाँ पे आपका ये -m2 मास रखा है। ना इसका अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालना चाहेंगे, ना इसको एक चीज़ नोटिस करना, सिमेट्री से y डायमेंशन में ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम मटेरियल है, तो y में आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 0 ही आएगी, x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। तो XCOM जब आप इसको करेंगे, सो XCOM विल बी इक्वल टू, उसको लिखेंगे m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ना इसमें अगर हम ये m1 की वैल्यू डाल देंगे, सो ये हो जाएगा आपका सिग्मा पाई 4a का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0। 0 क्यों? बिकॉज इसकी लोकेशन आपने ओरिजिन मानी है, ये आपका ओरिजिन है, इस वाले केस में ये आपका ओरिजिन है ना। तो ये इसकी लोकेशन आएगी। तो इसको आगे लिखेंगे प्लस m2 का मतलब हो गया आपका माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन आपकी a आ गई, हालांकि डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 हो गया आपका सिग्मा पाई 4a स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई a स्क्वायर। ये आपके m1 m2 सेंटर मास की हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी ना। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी, ये वाला पहला पोर्शन तो 0 हो जाएगा बिकॉज ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आ जाएगा, अच्छा इसमें सिग्मा पाई a स्क्वायर कॉमन ले लें आप, तो ये आ गया सिग्मा पाई a स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचा माइनस है, डिवाइडेड बाय सिग्मा पाई a स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो सिग्मा पाई a स्क्वायर कॉमन आया, यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ बचेगा 1। सो जो इसकी वैल्यू है ये सिग्मा पाई a स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी -a/3। सो दैट विल बी आवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ वी कैन से कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ आपका जो लोकेशन शिफ्ट हुई है
वो -a/3 से इधर आपका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, एक सवाल और करते हैं इसके ऊपर, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। सो ये अपना सिनेरियो है कि ये आपका स्क्वायर प्लेट है जिसका ये साइड 2a है और ये साइड 2r है, ये वाली साइड भी 2r हो गई, और यहाँ पे हमने गोला काटा हुआ है जिसका रेडियस r है। ठीक है, हमें बताना है, और इसकी डेंसिटी अपने को सिग्मा दी हुई है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और हमें बताना है कि इसका सेंटर मास कहाँ होएगा। ना इस केस में आप इसको अज्यूम करेंगे ये आपका पहला गोला जिसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा, और ये आपका ओरिजिन यहाँ मान लेते हैं। सो लेट्स से ये आपका ओरिजिन 0,0 है, तो ये आपका यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा, प्लस उसके बाद आपकी स्क्वायर प्लेट आएगी जिसकी साइड आपकी 4r इधर है और 4r ये साइड है, और इसकी लोकेशन अगर ये आपका ओरिजिन है ये वाला, तो यहाँ से क्योंकि साइड इसकी 2r है तो ये आपका r और ये r, तो ये आपका ओरिजिन की लोकेशन हो जाएगी। तो इस केस में m1 लिखेंगे। हाँ, m1 इसका जो मास आएगा वो आएगा -σ πr²। रेडियस आपने इस बार r लिया है, तो ये πr² इसका मास m1 आया। इस वाले का मास m2 लिखेंगे, वो आएगा आपका पाई नहीं आएगा इसमें, इसका मास जो आएगा, अच्छा इसमें मास होएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, स्क्वायर प्लेट का आप एरिया लिखें साइड का स्क्वायर, तो ये आपका 16 ये वैल्यू बन जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 16 सिग्मा r²। ये आपका मास m2 हो गया। नाउ अगर आप सिमेट्री से देखेंगे तो y डायमेंशन में ऊपर और नीचे सेम मटेरियल है, तो y डायमेंशन में सिमेट्री से आपका सेंटर मास की लोकेशन 0 ही होएगी। x डायमेंशन में अपने को बताना है, तो इसमें आएगा xum विल बी इक्वल टू, मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूँ आपके लिए, m1r1 या m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ यहाँ पे m1 की वैल्यू रखेंगे तो m1 आएगा आपका माइनस ये वाली वैल्यू माइनस सिग्मा πr², मल्टीप्लाइड बाय इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो ये क्योंकि ओरिजिन है तो ये आपकी लोकेशन -r आई, प्लस इसकी देखेंगे लोकेशन, तो ये अगर आपका ओरिजिन है तो इसी जगह पे आपका, ये अगर आपका ओरिजिन है तो इसी जगह पे आपका इसका सेंटर मास अज्यूम कर सकते हैं, तो ये वैल्यू एनीवे 0 आ जाएगी। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 लिखना है, तो m1 प्लस m2 ये आपका बनेगा m1 यह है आपका माइनस सिग्मा πr² प्लस 16 सिग्मा r²। ना इसमें से सिग्मा r² अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये बचा आपका सिग्मा r² आपने कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके आपका प्लस हो जाएगा, तो ये बचा आपका πr डिवाइडेड बाय सिग्मा और r² आपने कॉमन लिया है, अंदर बचेगा 16 माइनस पाई, तो आपका ये सिग्मा r² कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर इसका अपना आ गया πr डिवाइडेड बाय 16 माइनस पाई। सो ये आपका फाइनल लोकेशन आ गई x डायमेंशन में सेंटर ऑफ मास की, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ऑलराइट, सो ये सवाल देखने में मुश्किल लगते हैं बट इसको ठंड रख के करेंगे तो बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ इसमें ज्योमेट्री का और सिमेट्री का ध्यान रखना होगा आपको। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ना मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम ये कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास का मोशन जो है, अगर आपके मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जिनको हम कह रहे हैं m1 m2 m3 m4, जिनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 इस तरह से आपकी वेलोसिटी है, a1 a2 a3 a4 उनके एक्सेलरेशन है, उस केस में जो आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है उसको हम लिखेंगे सिग्मा mi vi डिवाइड बाय mi। इसका मतलब ये है कि vcum जो है उसको आप लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए आप m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डिवाइड बाय टोटल मास, ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन की। हालांकि सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कि आपकी पूरी बॉडी अगर मूव कर रही है जिसमें या बॉडीज के बहुत सारे पार्टिकल है वो एक साथ अगर मूव कर रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसे हो रहा है, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। ना इसी के ऊपर एक सवाल है, क्वेश्चन सेज, ये आपको एटवुड मशीन याद होगी, हमने एनएलएम में पढ़ी थी, पुली ब्लॉक सिस्टम, वहाँ पे हमने कहा था कि अगर आपका m1 m2 दो मास लटके हुए उनका एक्सेलरेशन हमने निकाला था। अब यहाँ पे आपका सवाल है कि टू पार्टिकल्स हैविंग मास इन द रेशो n:1, इनका मास का रेशो n:1 दे रखा है, आर इंटरकनेक्टेड बाय लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग और दे पासेज ओवर अ स्मूथ पुली। इफ द सिस्टम इज रिलीज देन एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, हमें बताना है, और ये अपने 4 ऑप्शन है। नाउ ये बात अपने को पता है कि जब हमने इसका एक्सेलरेशन लिखा था, अगर मान लीजिए मास m1 है, मास m2 है,
और हम कह रहे हैं कि m1 आपका ज़्यादा है m2 से, तो उस केस में एक्सेलेरेशन जो हमने लिखा था उसको लिखा था m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। और टेंशन की वैल्यू मैं आपको फॉर्मूला बस रिवाइज करवा रहा हूँ, ये हो गया m1 m2 ट्वाइस m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जी आपकी टेंशन की वैल्यू आई थी। नाउ इस केस में हमें ये एक्सेलेरेशन नहीं बताना है, हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा। सेंटर ऑफ मास के एक्सेलेरेशन के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस केस में क्योंकि ब्लॉक आपका नीचे जा रहा है माइनस ए एक्सेलेरेशन से, ये वाला ब्लॉक आपका ऊपर जा रहा है प्लस ए एक्सेलेरेशन से, हमें इन दोनों के ब्लॉक का एक्सेलेरेशन पता है, हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन निकालना है ना। उसके लिए आप लिखेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपका एक्सेलेरेशन आएगा सेंटर ऑफ मास का। ना इसकी वैल्यूज जब यहाँ इंसर्ट कर देते हैं तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखलाऊं, तो आपका सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आती है वो आएगी m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू जी। ये आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन होगा, इसको आपने रिजल्ट को ध्यान रखना है। अब इस सवाल में अगर हम यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है उस सवाल का डेटा अगर हम यहाँ फिट इन कर दें, तो हमें डेटा दिया हुआ है कि m1 जो है वो n टाइम्स m2 है, इसका मास अगर m2 है, इसका n टाइम्स m2 है, उसको अगर यहाँ फिट कर दें तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। ACM विल बी इक्वल टू आप लिखोगे nm माइनस m डिवाइडेड बाय nm प्लस m। nm प्लस m का स्क्वायर इंटू जी। ना इसमें से अगर आप m कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस 1, नहीं n प्लस 1 राइट, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी तो ये सवाल था बट ये रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपके लिए काइंड ऑफ बता भी दिया रिजल्ट आएगा कैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कहते हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर मान लीजिए आपका आइसोलेटेड सिस्टम है जिसके ऊपर दुनिया से उस सिस्टम का कोई लेना देना नहीं, अगर हम ऐसा कहते हैं, और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो होने का सेकेंड लॉ से हमने पढ़ा था कि आपका फोर्स जो है उसको आप लिखते हैं dp बाई dt, और dp को अगर हम लिख दें m मल्टीप्लाइड बाय d सेंटर ऑफ मास का आप डिफ्रेंसिएशन करें टाइम के साथ, तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है इसका मतलब ये हुआ कि आपका VCOM कांस्टेंट है। तो अगर आपके सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था इस सिनेरियो में तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर सेंटर ऑफ मास आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर आपका 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है मान लीजिए, तो x डायमेंशन में अगर जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है तो इस तरह के सवाल आते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन है और किसी एक पॉइंट पे आपका प्रोजेक्टाइल फट गया, तो उस केस में y डायरेक्शन में तो एक्सटर्नल फोर्स है लेकिन x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आप उसका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं x डायमेंशन में। हम कहेंगे x डायमेंशन में जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पहले थी वही आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, बिकॉज x डायरेक्शन में कोई आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और इसी चीज़ को हम ये भी कहते हैं कि आपका मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व रहेगा अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। ठीक है, सो इसी को हम मोमेंटम कंजर्वेशन की भी बात कर लेते हैं ना। मोमेंटम कंजर्वेशन का यहाँ पे आपका जो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वो है आपका रिकॉइल ऑफ अ गन। नाउ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब हम बात करते हैं तो उसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है अपना रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। तो जब भी हम गन कोई भी फायर करते हैं, इससे अगर पिस्टल से या फिर लॉन्ग रेंज वाली गन जो होती है उनसे जब भी हम फायर करते हैं तो इनिशियली जब हम उसको फायर कर रहे हैं उस टाइम पे इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो जब उसकी बुलेट फायर होएगी तो बुलेट क्योंकि आगे m1 v1 करके आगे कुछ मोमेंटम लेके गई है, तो उस केस में क्योंकि सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो था तो बाद में भी जीरो होएगा, तो आगे हम मोमेंटम प्रोवाइड किया है, उस वजह से पीछे की तरफ रिकॉयल आता है। रिकॉयल कुछ केसेस में तो इतना स्ट्रांग होता है कि लोगों के जो शुरू में गन चलाते हैं उनको अगर पता नहीं है तो गन उनकी यहाँ पे कंधे पे लगती है और कंधा उतर जाता है, कंधा उतर जाता है, सॉकेट जॉइंट से आपका कंधा बाहर निकल आता है। तो इतना स्ट्रांग रिकॉयल भी हो सकता है एंड पीपल हैव एक्सपीरियंस एंड रिपोर्टेड दैट। तो उस केस में जब हम रिकॉइल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि कंजर्वेशन अगर हम देखेंगे तो इनिशियल मोमेंटम आपका कंजर्वेशन मोमेंटम देखेंगे, इनिशियल मोमेंटम क्योंकि जीरो था तो यहाँ पे आपका जो मास ऑफ बुलेट और ये जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये जो आपका इधर मोमेंटम आया,
आपको पीछे वेलोसिटी ऑफ गन और मास ऑफ गन के इस वजह से आपको पीछे एक और वही मोमेंटम मिलेगा। इस वजह से हम इसको इक्वेट करें तो ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियल मोमेंटम 0 है। इनको इक्वेट करें तो वेलोसिटी ऑफ गन की वैल्यू आ जाती है। नेगेटिव साइन नोटिस करना, नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि बुलेट अगर आगे गई, उसको आपने पॉजिटिव डायरेक्शन कहा है, तो रिकॉयल आपका पीछे की डायरेक्शन में आएगा, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। सो दिस इज रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सो वी विल कवर दोज क्वेश्चन एज वी गो अलॉन्ग। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उन क्वेश्चंस को हम कवर करते रहेंगे। अलराइट, चलो अगला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन से मिस्टर ए जिनका वजन 50 किलोग्राम है, मिस्टर बी जिनका वजन 60 किलोग्राम है, आर सिटिंग एट द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग बोर्ड। तो 4 मीटर लंबी एक बोर्ड पे बैठे हुए हैं। बोर्ड का वजन अपने को 40 किलोग्राम दिया हुआ है एंड स्टैंडिंग स्टिल इन वाटर। वो आपकी बोर्ड जो है वो इस वक्त स्टैंडिंग स्टिल है, बोर्ड कहीं मूव नहीं कर रही है। टू डिस्कस अ फिजिक्स प्रॉब्लम दे कम टू द मिडिल ऑफ द बोर्ड। तो उनको किसी फिजिक्स के सवाल पे डिस्कशन करना था और दोनों चल के मिडिल ऑफ द बोर्ड पे आते हैं। सवाल ये, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन विद वाटर हाउ फार डज द बोट मूव। तो हमें बताना है बोट कितना मूव करेगी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। और हमारे ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर लेफ्ट वर्ड्स या फिर 30 सेंटीमीटर राइट वर्ड्स या फिर 23 राइट वर्ड्स या फिर 23 लेफ्ट वर्ड्स। नाउ सिंपल सवाल है, इस सवाल का सिचुएशन समझना कि ये आपकी बोट, ठीक है, ये आपकी मान लीजिए बोट ऐसे है और इस बोट के ऊपर एक मिस्टर ए तो यहाँ पे खड़े हुए हैं और मिस्टर बी यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, सो ये आपके मिस्टर बी या आपके मिस्टर ए का वजन है अपने को 50 किलोग्राम दिया हुआ है और बी का आपको 60 किलोग्राम दिया हुआ है। ऑलराइट, और बोट है, बोट का वजन आपका 40 किलोग्राम है और ये बोट आपकी ऐसे पानी के ऊपर ऐसे रखी हुई है। नाउ दोनों डिसाइड करते हैं कि इनको सेंटर पे आना है। तो सेंटर पे आने के लिए ये इधर आए चल के और इधर आए चल के, तो दोनों यहाँ पे आपके सेंटर पे आके मिलेंगे। नाउ लेट अस से आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ कहीं पे है, तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। नाउ इस केस में क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स इस बोर्ड के ऊपर 0 है, जो भी ए और बी मूव कर रहे हैं चलते हुए जो फ्रिक्शन का फोर्स लगाएंगे वो आपका इंटरनल फोर्स है। तो यहाँ पे आपकी ये जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो सेंटर ऑफ मास आपकी लोकेशन चेंज नहीं होगी, जो लोकेशन है वही लोकेशन आपकी बनी रहेगी। इस केस में होगा ये कि आपकी बोट मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में इस तरफ मूव कर गई। अगर हमने एक्स की डायरेक्शन इधर मानी है कि भाई लेफ्ट वर्ड मूव की और बाद में एक्स की वैल्यू मान लो नेगेटिव आ गई, तो हम कहेंगे ओहो राइट मूव की क्या। तो उस केस में हम कहेंगे बोट आपकी राइट मूव की है, डजंट मैटर। तो उस केस में हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव आई तो हम कहेंगे जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी उससे अपोजिट मोशन हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, इस केस में जो हम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं वहां पे हम ये कहते हैं कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि आपका लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। तो लेफ्ट जो आपका मोशन हो रहा है मास का, वही आपका एग्जैक्ट मोशन होगा राइट में, बिकॉज आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका कंजर्व्ड है। नाउ इस केस में हम कहेंगे लेफ्ट कौन कौन मूव किया है उसको चेक करते हैं। तो लेफ्ट आपका 60 किलोग्राम वाले मूव किए, तो जो आपका लेफ्ट मूव हुआ है 60 मल्टीप्लाइड बाय टोटल बोर्ड की लेंथ अपने को कितनी दी हुई थी 4 मीटर। तो 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर। तो ये जो मूव किए ये आपके मूव किए 2 + x, बिकॉज यहाँ से अगर बोट अपनी जगह फिक्स्ड होती तो ये 2 मीटर मूव करते, 2 मीटर मूव करते, लेकिन बोट x मूव कर गई। तो अब आप ग्राउंड फ्रेम से जब इसको देख रहे हैं तो ग्राउंड फ्रेम से ये 2 मूव किए प्लस आपकी बोट x मूव कर गई, तो इनका टोटल मोशन 2 + x हुआ है। प्लस लेफ्ट आपकी हमने जो अज्यूम किया जो वजह से आपकी बोट मूव की है, तो इसको आप लिख देंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय x। नाउ दिस विल बी इक्वल टू राइट का मोशन, राइट का मोशन a का हुआ है, उसको आप लिखेंगे a का वजन 50 मल्टीप्लाइड बाय जो मोशन हुआ है दैट विल बी इक्वल टू 2 - x। बिकॉज ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो वैसे तो इसको लगा कि 2 मीटर मूव किया, लेकिन बोट आपकी 2 इधर मूव कर गई, तो 2 - x ही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ना इसको अगर सॉल्व करना है हमने, इस केस में अगर हम यहाँ पे ये करें कि हम 0 कैंसिल कर दें यहाँ पे और इसको ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 12 प्लस ये बनेगा आपका 6x, ये आपका प्लस बना 4x विल बी इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे ये आपका बनेगा 10 - 5x। नाउ x वाली टर्म एक साथ ले आए, बाकी सब उधर ले जाएं, तो 4 + 6 10 और ये 5 15x विल बी इक्वल टू 2। यानी कि ये आपका 2 क्यों आया, ये आपका 10 - 12 हुआ इसलिए 2 आया। x विल बी इक्वल टू 2/15 मीटर और ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ माइनस साइन आएगा बिकॉज ये 10 - 12 होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, तो आपकी इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो -13.33 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू हो जाएगी, बिकॉज ये 2/15 है। तो इतनी आपकी
हाँ मोशन हुआ है। नाउ एक्स हमने माना था लेफ्टवर्ड, तो लेफ्टवर्ड हमने माना था, बट एक्चुअली बोट आपकी एक्स की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आई तो बोट आपकी लेफ्टवर्ड ना जाके राइटवर्ड जा रही है, हेंस ऑप्शन सी राइटवर्ड, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया। इसको एक बार फिर आप प्रैक्टिस करेंगे खुद तो ये सोल्यूशन इस तरह के सवाल आपसे होने लगेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज the principle of conservation of linear momentum can be strictly applied during a collision between two particles provided टाइम ऑफ द इम्पैक्ट इज, आपके ऑप्शन है एक्सट्रीमली स्मॉल, मॉडरेटली स्मॉल, एक्सट्रीमली लार्ज, या फिर डिपेंड्स ऑन पार्टिकल केस और डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर केस। नाउ इसका राइट आंसर होएगा आपका एक्सट्रीमली स्मॉल। हम इस केस में कहते हैं कि दो पार्टिकल के बीच में जब भी आपका कोलिजन हो रहा है, उसके कोलिजन में हम आपका मोमेंटम तब कंजर्व करते हैं जब उनके बीच का कोलिजन आपका फटाफट हुआ हो, एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम लगा हो, उस केस में आप मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व करते हैं। ठीक है, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। ऑलराइट, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि नीट का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इट सेज अ शेल इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोर्स इनटू टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस। तो आपका शेल जो इनिशियली रेस्ट पे था वो अचानक से फॉर सम रीजन एक्सप्लोड कर गया ऑफ टू मासेस जिनका मास की वैल्यू बराबर दी हुई है। देन हमें बताया कि देन द टू पीसेस विल be at rest, moves with different velocities in different direction, move with the same velocity in opposite direction, move with the same velocity in same direction. Now ये आपका सिनेरियो कि आपका पार्टिकल था, ये एक्स आपका एक्सप्लोड कर गया, ये वाला पार्टिकल आपका m1 मास है, ये आपका m2 मास है, ये मान लीजिए आपका v2 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है। नाउ इस केस में क्योंकि आपका इनिशियल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होएगा, तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर है, इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है। सो दिस मीन्स आपका ये जो मोमेंटम आएगा इसको आप लिखेंगे फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, विच इम्प्लाइज क्योंकि यहाँ पे आपको m1 और m2 की वैल्यू सेम दे रखी है, विच इम्प्लाइज v1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स v2। इसका मतलब ये है कि दोनों मास की वेलोसिटी सेम होएगी और एट द सेम टाइम अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हेंस ऑप्शन नंबर सी आपका मूव विद द सेम वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। नाउ इसी का मासेस अगर आपका सेम नहीं होते, ये मास m होता और ये 5m होता, तो उस केस में v1 और v2 की वैल्यू मास के रेशो में ही आ जाती। ठीक है, इनवर्स मास रेशो में आपकी वेलोसिटी आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question says a body of mass 5 kg explodes at rest into 3 fragments in the mass ratio 1:1:3। तो आपकी एक बॉडी थी जिसको एकदम से फॉर सम रीजन वो एक्सप्लोड कर गई 3 पार्ट में। एक उनका मास का रेशियो आपको 1:1:3 दिया हुआ है। अब क्योंकि आपका बॉडी का मास इनिशियल 5 kg था, तो इसी को हम ये मान सकते हैं कि 1 किलोग्राम और 3 किलोग्राम आपके उनके बॉडी का मास रहा होगा, बिकॉज आपको रेशियो उनका सम जो है 5 दिया हुआ है। तो सिंपल सवाल हो गया ये। The fragment with equal masses fly in mutually perpendicular direction with a speed of 21 मीटर पर सेकेंड। तो जो आपके छोटे मासेस थे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गए हैं और उनकी वेलोसिटी आपकी 21 मीटर पर सेकेंड है। सवाल है वेलोसिटी ऑफ द हैवीएस्ट जो आपका फ्रेगमेंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ना इसको ऐसे समझना है कि ये आपका ओरिजिनल 5 किलोग्राम का पार्टिकल था, एक इधर भागा 1 किलोग्राम का, एक इधर गया 1 किलोग्राम का और एक इस डायरेक्शन में गया 3 किलोग्राम का। इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो आपके पार्टिकल हैं ये टेबल के ऊपर रखे हुए हैं और एक पार्टिकल इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। ठीक है, ये जो आपका 1 किलोग्राम का पार्टिकल है, इन दोनों की स्पीड आपको दी हुई है 21 और 21, और इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है कि जो आपका 3 किलोग्राम का पार्टिकल है उसकी स्पीड क्या होगी, हमें बताना है यहाँ पे। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपका जो मोमेंटम है, इसको ऐसे ध्यान रखना, मोमेंटम क्योंकि आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 था, मोमेंटम आपका एक्स डायरेक्शन में भी कंजर्व होएगा और वाई डायरेक्शन में भी आपका कंजर्व होएगा। तो हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ऑलराइट, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आप कहते हैं वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप है। आई और जे की वैल्यू अभी हम यहाँ पे पॉजिटिव ही मान रहे हैं, अगर नेगेटिव होगा तो अपने आप नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आपकी वेलोसिटी होगी। नाउ इस केस में अगर आप इनिशियल मोमेंटम लिखेंगे इस सिस्टम का, तो इनिशियल मोमेंटम एक्स डायमेंशन में 0 था, फाइनल मोमेंटम जो हम एक्स डायमेंशन में लिखेंगे तो आएगा 1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 21, ये आपकी एक्स का फाइनल मोमेंटम हो गया, और इसका जो आएगा ये आएगा +3 मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स, ये आपका एक्स डायमेंशन में मोशन आ गया, विच मीन्स वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर लेके जाएंगे तो 21 माइनस साइन के साथ डिवाइड बाय 3 -7 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी आई कैप में वेलोसिटी आ गई एक्स डायमेंशन में।
इसी को अब अगर हम y डायमेंशन में लिखेंगे, सो y डायमेंशन में भी आपका मोमेंटम इनिशियल 0 था, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम आपका फाइनल भी 0 आएगा। तो इसको आप लिखेंगे इनिशियल 0 विल बी इक्वल टू ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 21 आपका ये जे कैप वाली बात कर रहे हैं, प्लस आप यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय वी एक्स, तो विच एम्प्लाइज वी वाई लिखेंगे इसको, विच मीन्स वी वाई विल बी इक्वल टू -7 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी जे कैप में वेलोसिटी आ गई। क्योंकि हमने यहाँ पे x और y में वी एक्स और वी वाई में आपके साइन नहीं दिए थे, तो अपने यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आ गए, तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगे, विच मीन्स आपकी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आई -7 i कैप -7 j कैप। तो अगर तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि उसकी वेलोसिटी बताओ, अगर हमसे वेक्टर फॉर्म में पूछते तो ये अपना आंसर है। हमसे यहाँ पे एक्चुअली स्पीड पूछिए, मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, 4 ऑप्शन देखिए हमें पता चला। तो उस वजह से हम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है उसको लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इसका होल अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आएगी 7√2, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू और क्लोजेस्ट वैल्यू 9.89 ये आ जाएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी 9.89 दैट वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स के एग्जाम का सवाल है। क्वेश्चन सेज गन फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी है और उसका बुलेट का मास आपको 50 ग्राम दिया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस गन इज पुश्ड बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और आपकी गन को 1 मीटर पर सेकेंड पीछे पुश बैक मिला है। सवाल हमसे पूछा गया कि मास ऑफ द गन क्या होएगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 15 kg, 1.5 या 30 kg या 20 kg। नाउ दिस इज आवर सिनेरियो कि मान लीजिए आपकी गन है और इस गन से आपने एक बुलेट को फायर किया है, राइट। इसका मास m1 कह लेते हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है, और इसका मास मान लीजिए m2 है, और आपकी v2 रिकॉइल वेलोसिटी मिली है। नाउ इस केस में क्योंकि आपके एक्सटर्नल फोर्सेस 0 हैं, तो आपका मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम देखेंगे, गन का और बुलेट का आपका 0 है, तो इसको 0 + 0 लिख लेते हैं। फाइनल मोमेंटम जो आएगा उसको आप लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2। इसका मतलब है हमें यहाँ पे m2 की जो वैल्यू बतानी है, तो m2 की जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी -m1 v1 डिवाइडेड बाय v2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। नाउ डेटा रख के अपना आंसर आ जाएगा। सो डेटा जो अपने को दिया हुआ है m1 है वो कितना है 50 ग्राम, सो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी जो है इसकी वो 30 दी हुई है, सो 30 डिवाइडेड बाय जो आपकी वेलोसिटी, अच्छा है माइनस साइन रहेगा, वेलोसिटी क्योंकि पीछे वाली डायरेक्शन में, इसको वेलोसिटी को -1 लिखेंगे। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 30, यानी कि बना 1500, और ये अच्छा 10⁻³ रहेगा। 15 ये बन जाएगा आपका 1500, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1.3, इसकी वैल्यू 1.5 किलोग्राम ये आ जाएगी। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी 1.5 किलोग्राम ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये नीट में और मेंस के एग्जाम में दोनों में पूछा हुआ है। क्वेश्चन सेज U38 आपका यूरेनियम है, 238 न्यूक्लियस, ये आपका डीके हो गया बाय एमिटिंग एन अल्फा पार्टिकल विद अ स्पीड ऑफ v। तो आपका v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ गया है। रिकॉइल स्पीड ऑफ रेसिडुअल न्यूक्लियस क्या होगी मीटर पर सेकंड में, ये अपने को बताना है। नाउ सिनेरियो ये है कि ये आपका एक मास ऐसे रखा हुआ है जिसका मास 238 है, आपका न्यूक्लियस है। ये आपका ब्रेक हो गया 2 पार्टिकल्स में, तो एक पार्टिकल है जिसका मास हुआ 234, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल है, ये बात हमें पता है, अल्फा पार्टिकल जो है वो आगे की तरफ भागा है, उसका मास होता है आपका 4, ठीक है। और ये जो आगे गया है इसकी वेलोसिटी लेट्स से v1 है, इसका मास आपको पता है, और ये जो v2 वैल्यू है इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि रिकॉइल स्पीड इसकी क्या होगी। नाउ क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है तो आप अपना मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ ले सकते हैं इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आपका फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम आपका 0 है, फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय v, इसकी वैल्यू हमें v दी हुई है, प्लस ये आ जाएगा आपका 234 मल्टीप्लाइड बाय v डैश, विच एम्प्लाइज v डैश जो है उसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -4v डिवाइडेड बाय 234, ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन ए -4v डिवाइडेड बाय 234 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला सवाल सॉल्व करते हैं, आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से अ बैग जिसका मास हमें कैपिटल M दिया हुआ है, hangs by a long thread and a bullet जिसका मास हमें स्मॉल m दिया हुआ है comes horizontally with a velocity v। तो इसकी वेलोसिटी v है, and it gets caught in the bag, तो बैग में जाके एम्बेड हो गई,
ठीक है। देन फॉर द कंबाइंड बैग प्लस आपका जो बुलेट सिस्टम है उसके लिए मोमेंटम की ये फाइनल वैल्यू होगी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, इन चारों में से हमें बताना है कि आपके जो दो सिनेरियो मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी उनमें से कौन सी आपकी सही वैल्यू होगी ना। इस सवाल में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ उल्टे पुल्टे आंसर देते हैं। मैं आपको इसको एग्जैक्ट सारी चीज़ें इसकी समझाता हूँ। सिनेरियो अपना ये है कि ये आपका बैग ऐसे लटका हुआ था जिसका मास कैपिटल M, एक आपकी बुलेट आई जिसका मास m और उसकी वेलोसिटी v, और वो इसके अंदर एम्बेड हो गई, ठीक है। वो बुलेट ऐसे एम्बेड हो जाएगी। उसके बाद ये पूरा सिस्टम ऐसे m प्लस m जो है आपका, इसका मास अब m प्लस m हो जाएगा और ये मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से आगे गई है। ना इस केस में हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि जब आपकी बुलेट यहाँ पे एम्बेड हुई उसके जस्ट मोमेंट्स बाद, जस्ट कुछ मिली सेकेंड बाद क्या सिस्टम होएगा उसके हम बात कर रहे हैं। ना इस केस में अगर आप देखेंगे x डायमेंशन में आपका एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो उस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आप मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये होएगा कि आपका इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम जब हम यहाँ लिखेंगे, सो इनिशियल मोमेंटम बुलेट का तो आएगा mv प्लस बैग क्योंकि आपका रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम आप 0 लिखेंगे। दिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम आप लिखेंगे दोनों का कंबाइंड मास m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय v डैश। ये v डैश आपकी जस्ट आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी होगी। नाउ इस केस में क्योंकि इनिशियल मोमेंटम आपका mv था, फाइनल मोमेंटम दोनों का मिला के mv ही रहेगा, विच मीन्स ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ये दोनों आपके गलत हो गए, बिकॉज यहाँ पे फाइनल मोमेंटम की वैल्यू इनिशियल के बराबर होनी चाहिए और दिस शुड हैव बीन mv। तो ये आपके दोनों ऑप्शन सही नहीं है। आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। नाउ इस केस में जब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी तो इसको कैलकुलेट करके आपके v डैश है उसकी वैल्यू आ जाएगी m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय v। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब इसकी जब हम काइनेटिक एनर्जी देखेंगे कंबाइंड सिस्टम की, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे आप, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m यहाँ लिखेंगे दोनों का मिला के, ठीक है। सो ये आएगा आपका m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का स्क्वायर। नाउ v डैश आपकी वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर करेंगे हम। सो ये बनेगा आपका mv डिवाइडेड बाय m प्लस m का स्क्वायर। नाउ इससे अगर देखेंगे तो m प्लस m और एक m प्लस m यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। सो काइनेटिक एनर्जी आई आपकी हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस m। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन डी, दिस वुड बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विच इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स हम कहते हैं कि व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, एक जब आपने बहुत लार्ज फोर्स अप्लाई किया है और फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन, उस चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं इम्पल्स। तो हम ये कहते हैं इम्पल्स विल बी इक्वल टू अ वेरी लार्ज फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन। और इम्पल्स जो है उसकी वैल्यू आपके चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाती है। सो हम यहाँ पे कहते हैं जो आपका इम्पल्स है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो पहली चीज़ तो होगी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। उसकी अगर डायमेंशंस की बात करेंगे तो उसकी डायमेंशन आपकी मोमेंटम की ही डायमेंशन आएगी। तो इस विल बी m1 L1 t टू द पावर -1, यूनिट इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। और अगर डायरेक्शन देखेंगे तो मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो आपके चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड, इसका एक चीज़ ध्यान रखना, इम्पल्स जो है वो आपका अगर ft ग्राफ दे रखा है आपको तो ये आपका फोर्स है, फोर्स अप्लाई हुआ, ये आपका टाइम है बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए। मान लो आपका फोर्स ऐसे अप्लाई हुआ है तो यहाँ पे हम ये कहते हैं फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको ft ग्राफ दे रखा है तो उसका एरिया अंडर द कर्व जो आएगा, तो ये टर्म आपको बता रही है कि इम्पल्स इज एरिया अंडर आपका ft ग्राफ जो होगा उसको हम मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देखना है ये पे, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल बट इज मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो आपका जो इम्पल्स है वो प्रॉपर्टी पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, पर वो ये बताता है इम्पल्स आपको कि मोमेंटम आपका कितना चेंज हुआ है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये ध्यान रखना, इम्पल्स इज ऑलवेज चेंज इन मोमेंटम बट एवरी चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉट इम्पल्स। तो इम्पल्स है वो आपका चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन हर चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स नहीं होएगा। तो इम्पल्स होने की कंडीशन ये है कि आपका एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स छोटे से टाइम के लिए होएगा, तभी उसको आप इम्पल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बॉडी है, उस बॉडी को कंटिन्यूस मोशन दिया, रेस्ट पे रखी हुई थी, एक फोर्स लगाया, उसको आपने चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलेरेशन वो आ जाएगा। इस केस में ऑफ कोर्स आपका फोर्स लगने की वजह से मोमेंटम तो चेंज हुआ है, लेकिन ये फोर्स आपका इम्पल्सिव नहीं है। इम्पल्सिव होएगा जिसको हम कहते हैं झटका। तो अगर एक क्रिकेट की बॉल है उसको आपने जब बैट से मारा है या किसी भी चीज़ पे झटका दिया है तो बहुत ही ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन के लिए आपका लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा है, उसको हम इम्पल्सिव कहते हैं। राइट नाउ
अब यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्सेस के बारे में कहेंगे तो आप ये कहते हैं फोर्स ऑफ रिलेटिव हायर मैग्नीट्यूड एंड acting for a relative shorter time, it is called impulsive force. All right, impulsive force can change the momentum of a body in a finite magnitude in a very short time of interval. तो आपका जो impulsive force है वो आपका momentum बहुत ज़्यादा change कर सकता है in a very short duration of time. तो इसको ऐसे देखिए, अगर क्रिकेट की गेंद है, उस गेंद को या कोई भी एक बॉल है, उसको जो आपने फ्लोर पे गिराया, तो फ्लोर पे गिरने के बाद वो बाउंस बैक होती है, तो आपका फोर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स वहाँ पे अप्लाई करेगा, जिससे उसकी डायरेक्शन चेंज होएगी। अगर ये जिस फ्लोर पे आपने गिराया है, मान लीजिए वो मिट्टी का फ्लोर है या फिर वो शीशे का फ्लोर है, तो उस केस में वो फ्लोर जो है, वो जो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स आपको लगाना था उस बॉल को बाउंस बैक करने के लिए, वो नहीं लगा पाया, तो शीशा टूट जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम कहते हैं इम्पल्स फोर्स इज अ रिलेटिव टर्म, देयर इज नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन इम्पल्सिव एंड नॉन इम्पल्सिव फोर्स। तो इसको ध्यान रखना, ये आपकी रिलेटिव टर्म है, ऐसी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है जो हम कहेंगे कि ये वाला फोर्स इम्पल्सिव है, ये वाला फोर्स इम्पल्सिव नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और आपका जो mg फोर्स है, वो दे आर नेवर, आपका जो mg फोर्स है या फिर आपका स्प्रिंग फोर्स है, दे आर नेवर इम्पल्सिव। इम्पल्सिव होता है कि एकदम से जो गुस्सा आता है, या इम्पल्सिव होता है जो एकदम से बहुत हाई वैल्यू पे चला जाए। तो ग्रेविटेशन फोर्स और आपका यहाँ पे जो हम बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स, दे आर नेवर नेवर नेवर, दे आर नेवर इम्पल्सिव। नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, दे आर केस बेस्ड, वो आपका सिनेरियो पे डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपने ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ था, इस ब्लॉक पे ऐसे करके एक बुलेट आई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक mg फोर्स नीचे अप्लाई हो रहा था, नॉर्मल यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। बुलेट जब इसके अंदर एम्बेड करेगी तो यहाँ पे भी आपका एक नॉर्मल आएगा, तो इसको n1 कहते हैं, इसको n2 कहते हैं। नाउ इस केस में ये n1 जो है, ये आपका नॉर्मल फोर्स जो है, ये इम्पल्सिव नहीं है, बिकॉज इसको इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला नॉर्मल फोर्स आपका इम्पल्सिव होएगा, इसकी वजह से झटका आएगा। तो अगेन नॉर्मल है, टेंशन है, फ्रिक्शन है, ये आपके केस पे डिपेंड करेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स है, ब्लॉक है, इस ब्लॉक को ऊपर जैसे चेयर रखी हुई है, इस चेयर को मैंने एकदम से जोर से लात मारी, एकदम से जोर से, एक तो फोर्स हो गया, कंटिन्यूस फोर्स लगाए जा रहे हैं आप, दूसरा हो गया कि एक बार आपने उसको लात मारी। अब उसका अगर मान लीजिए चेयर है, उस पर कोई बंदा बैठा हुआ और मैंने लात मारी, वो चेयर बिल्कुल नहीं हिली, उस केस में फ्रिक्शन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में इंपल्स लगाएगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन उस केस में आपका अगर मैक्सिमम वैल्यू से रुक जाएगी, तो उस केस में हम कहेंगे फ्रिक्शन आपका इम्पल्सिव फोर्स हो जाएगा। तो ये आपके केस पे डिपेंड करेंगे। इम्पल्सिव फोर्स कैन ओनली बी बैलेंस बाय अनदर इम्पल्सिव फोर्स। तो अगर आप एक इम्पल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा इम्पल्सिव फोर्स ही लगेगा। तो इस केस में n2 की इम्पल्स जो होगी, जिसको आप लिखेंगे n2 dt, वो दोनों डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में आएगी और एक इस डायरेक्शन में आएगी। तो आपका इम्पल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए दूसरी इम्पल्सिव फोर्स की ही चीज़ से आप उसको बैलेंस कर सकते हैं ना। उसके बाद आप इसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। क्वेश्चन सेज इफ टू बॉल्स ईच ऑफ मास 0.6 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी 4 मीटर पर सेकेंड से, दे कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। तो दोनों के बीच कोलिजन हुआ और रीबाउंड हुआ सेम स्पीड से। सो हमें बताना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर इज, वो आपको बताना है इम्पल्स क्या होएगा। ठीक है, नाउ इस केस में बात पता है अपने को, टू बॉल ईच ऑफ मास इतने मूव इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड। तो यहाँ पे जो आपका इम्पल्स आएगा, इम्पल्स विल बी इक्वल टू, उसको हम लिखेंगे जो आपका चेंज इन मोमेंटम होगा उसके बराबर। नाउ इस केस में जो चेंज इन मोमेंटम है, उसको आप लिखेंगे 2mv। तो इस केस में जो दोनों का मास, इससे आपकी चेंज इन मोमेंटम से आपका इम्पल्स आ जाएगा। तो इस केस में आपका जो चेंज इन मोमेंटम होएगा 2mv के बराबर होएगा। बस यहाँ डेटा रख देते हैं। तो ये आपका आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय मास, मास अपने को दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दी हुई है 4। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 × 2 = 12, 12 × 4 यानी कि 48, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 यानी कि हो गया 0.48। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस ऑप्शन ए आपका 0.48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से, द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F = 600 × 10⁻⁻5 t। ये आपका फोर्स की वैल्यू अपने को दी हुई है, वेयर फोर्स इज इन न्यूटन और t आपका सेकेंड्स में है। फोर्स ऑन द बुलेट बिकम 0 एज सुन एज इट लीव्स द बैरल। तो जैसे ही आपकी बुलेट है वो बैरल से लीव करती है, उसका बुलेट के ऊपर गन की वजह से जो फोर्स है वो वैल्यू 0 हो जाती है। सवाल है व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। तो आपने कितनी इम्पल्स उसके ऊपर इम्पार्ट की है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो अपने को जो फोर्स है, फोर्स अपने को दिया हुआ है F = 600
माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5t। नाउ इस केस में कितनी देर तक आपका फोर्स अप्लाई हुआ है उसकी वैल्यू करने के लिए हम यहाँ पे जो अपने को कंडीशन दे रखी है कि फोर्स आपका कितने देर में बुलेट बाहर निकली है, तो फोर्स की वैल्यू 0 रखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप 0 रखेंगे विच इम्प्लाइज टी की वैल्यू हो जाएगी आपको ये आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 5, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 सेकेंड्स। तो इतने सेकेंड तक आपका फोर्स यहाँ पे अप्लाई हुआ है। नाउ इस केस में आपका इम्पल्स जो है उसको आप लिखते हैं इम्पल्स विल बी इक्वल टू एफ डी टी, और उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। एफ की वैल्यू अपने को दी हुई है और टी जो है उसकी लिमिट आएगी आपकी 0 से ये वाली टाइम जो आपकी 3 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आपके 3 मिली सेकेंड तक जब तक बुलेट गन से बाहर गई है वहाँ तक आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी एफ को हमने रखा 600 -2 इंटू 10 टू द पावर -5, यहाँ पे टी है टी और मल्टीप्लाइड बाय डी टी। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू बन जाएगी 600t और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5 टी स्क्वायर बाय 2, और आप लिमिट रखेंगे 0 से 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मिली सेकेंड। तो इसकी जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो आपका जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 600 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर -3, माइनस 1 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय उसका स्क्वायर यानी कि 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बनेगी आपकी 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1, ये फिर माइनस आएगा 18 और 10 टू पावर -1 माइनस ये बनेगा आपका 9 इंटू 10 टू द पावर -1। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपकी बन गई दिस विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -1, यानी कि फोर्स हो गया आपका 0.9 न्यूटन। ये एवरेज वैल्यू हो गई फोर्स की। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी 0.9 न्यूटन सेकेंड, सॉरी यहाँ न्यूटन सेकेंड आएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नाउ इसको हम फोर्स नहीं, ये जो हमने कैलकुलेट किया था ये छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने, ये आपका फोर्स ना हो के ये हमने इम्पल्स कैलकुलेट किया, तो ये आपका फोर्स ना हो के इम्पल्स से FDT किया ना, तो इम्पल्स से इसलिए इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड आई है, ठीक है। सो 0.9 न्यूटन सेकेंड, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से अ प्लेयर कॉट अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, तो आपकी क्रिकेट बॉल है 150 ग्राम की, मूविंग एट अ रेट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी स्पीड जो दी हुई 20 मीटर पर सेकेंड थी। इफ द कैचिंग प्रोसेस बी कंप्लीटेड इन 0.1 सेकेंड, तो आपने जो पूरा कैच लेने का प्रोसेस है उसको 0.1 सेकेंड में कवर किया है। देन द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड्स ऑफ प्लेयर, वो कितना होएगा, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये बात अपने को पता है, जो आपका इम्पल्स है उसको आप लिखते हैं दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एंड दिस विल बी इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टेकन, जो आपका छोटा सा आपका स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है। नाउ इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह से आप लिख सकते हैं फोर्स की वैल्यू हो जाएगी चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम है तो पहले उसका मोमेंटम आप निकालेंगे मास इनटू वेलोसिटी, बाद में मोमेंटम तो 0 हो गया, तो पहले उसका जो मोमेंटम है वो आएगा दिस विल बी इक्वल टू m v डिवाइडेड बाय डेल्टा t -0। सो mv जो है वो अपने को दिया है 150 ग्राम, यानी कि 150 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी दे रखी है आपकी 20 डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो टाइम लगा आपको 0.1 सेकेंड, तो इसको 10 टू द पावर -1 लिख लेते हैं। सो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 150 इंटू जब आप 2 करेंगे तो ये बनेगा आपका 3000 इंटू 20 करके 3000 इंटू 10 टू द पावर -3 और मल्टीप्लाइड बाय इसको ऊपर ले जाएंगे, ये 10 हो गया, तो इससे आपकी वैल्यू हो गई 30 न्यूटन। तो आप बॉल ने आपके हाथ पे 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। आई होप ये इम्पल्स वाले सवाल आपको समझ में आए, काफ़ी कॉमन है आपके नीट के एग्जाम में। अरे चलो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नाउ इससे पहले इसका फॉर्मूला देखिए, एक बार समझते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या चीज़। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज अ फैक्टर बिटवीन टू कोलाइडिंग बॉडीज, तो जो दो बॉडीज आपकी टकरा रही हैं उनके बीच का फैक्टर है, विच डिपेंड्स ऑन मटेरियल बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप। ये आपके मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो एक लकड़ी और दूसरी लकड़ी दोनों अगर उनकी टक्कर हो रही है उस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसकी शेप के इंडिपेंडेंट होता है। वी कैन से ई इज अ फैक्टर
विच रिलेट्स डिफॉर्मेशन एंड रिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो जब भी आपका ये बॉल है उसको क्रिकेट बैट से अगर आपने हिट किया है, उस टाइम पे बॉल और बैट दोनों की शेप हल्की सी चेंज होती है, उसके बाद वो शेप आपकी वापस रीगेन होती है। कितनी ज़्यादा रीगेन होएगी, कितनी ज़्यादा रिफॉर्म होएगी बॉडी डिफॉर्म होने के बाद, उसका जो फैक्टर है वो आपका ई कहलाता है। ई को हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन करते हैं, हालांकि इस डेफिनेशन को हम नीट में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। ई हम कहते हैं दिस इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो जो कोलिजन के टाइम आपका बॉडी इसका डिफॉर्म हुआ है, उसके बाद जो वापस रिफॉर्म हुआ है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी बॉडी है, इस बॉडी पे कोई ऐसी चीज़ आके टकराई, तो उस टकराने के दौरान इसकी ऐसे शेप चेंज होएगी। उस शेप चेंज होने के बाद अगर इसने वापस शेप अपनी रीगेन कर ली, उस शेप में उस कंडीशन में हम कहेंगे कि आपकी बॉडी रिफॉर्म हो गई वापस। अदरवाइज वो शेप, अगर दो कारों की टक्कर होती है, उनकी शेप चेंज हो जाती है, तो वो हम कहते हैं वहाँ पे डिफॉर्म हो गई आपकी शेप, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, ये डेफिनेशन है आपकी जो आपके सिलेबस का पार्ट है, विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप इससे ना घबरा जाए, इस लेवल ने सेम स्लाइड में इसको भी लिखा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, आपके दोनों इम्पल्स का ही रेशियो है ना। इसके बाद अगर हम ई को और डिटेल में देखें, तो हम ये कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ आपका अप्रोच का रेशियो है। अपने सिलेबस में हम ये कहते हैं कि ई की वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, ई की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और ई की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है। कैसे, इसको अभी समझते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी समझाता हूँ ये वैल्यू दोनों ज़्यादा और कम कैसे हो सकती है। यहाँ पे हम ये कहते हैं, अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले हम डे टू डे लाइफ से, तो हम ये कहते हैं जैसे वुड ऑन वुड है, उसका प्रैक्टिकली अगर देखें तो लकड़ी और लकड़ी की अगर टक्कर हो रही है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ जो आपका कोलिजन के टाइम में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आएगा 0.5 होता है। स्टील का 0.56। आइवरी बॉल जो हाथी दांत की बनी गेंदें हैं, उनका नेचुरल एग्जिस्टिंग चीज़ों में दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट विच इज क्लोज टू 0.9। और ग्लास है, अगर ग्लास चकनाचूर नहीं हो गए पर दो ग्लास की सॉलिड बॉल्स हैं, वो अगर कोलाइड करती हैं, उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका 0.94 इस रेंज में आता है। नाउ यहाँ पे हम ये कहते हैं जो आपका ई है, तो आपका जो कोलिजन का प्रोसेस है, ये आपकी दो बॉल्स, एक आपका मास m1, एक आपका मास m2, ये आ रही थी u1 वेलोसिटी से या u2 वेलोसिटी से, इनकी दोनों के बीच में टक्कर हुई, टक्कर के दौरान ये कॉमन वेलोसिटी v से जाएंगी, उसके बाद ये आपके दोनों अलग अलग वेलोसिटी से गए। ये आपका m2 मास, ये आपका m1 मास, इसकी वेलोसिटी हम कहते हैं v1, इसकी वेलोसिटी v2। नाउ अगर इनका कोलिजन होना है, तो उस कोलिजन के कंडीशन में आपकी u1 की वैल्यू u2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आगे वाली बॉल अगर तेज जा रही है और पीछे वाली स्लो आ रही है, टक्कर नहीं हो सकती। टक्कर होने के लिए आगे वाली को थोड़ा स्लो, या तो रेस्ट पे होगी या स्लो चल रही होगी, पीछे वाली तेज चलेगी, तभी उस केस में टक्कर होगी। नाउ इफ दैट इज द केस, डिनोमिनेटर आपका u1 माइनस u2 हमेशा पॉजिटिव आएगा। नाउ अगर ये केस हुआ कि v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा हुई, यानी कि इसको ये ट्रक है और ये आगे साइकिल है, ट्रक उसके बाद टक्कर मारी और साइकिल को उसके ऊपर से निकल गया, या आपका कोई कागज़ है या कोई थर्माकोल की शीट लगी हुई है, आपने बुलेट मारी, बुलेट उसके थ्रू पियर्स होके बाहर निकल गई। अभी हम अपने सिलेबस में कई बार ये कहते हैं एम्बेड हो गई, हम कहते हैं उसको बाहर निकल गई वो। इफ दैट इज द केस, v1 की वैल्यू v2 से ज़्यादा हो गई। अगर ऐसा हुआ तो v1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी v2 से, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन माइनस में आ सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, 0 से कम वैल्यू हो सकती है इसकी। 1 की वैल्यू आपकी मैक्सिमम मानते हैं, पर 1 से वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। ये उस केस में वैल्यू ज़्यादा होती है जब मान लीजिए ट्रक ने साइकिल वाले को टक्कर मारी और साइकिल वाला, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ, साइकिल वाला गैस सिलेंडर लेके जा रहा था और जब टक्कर मारी गैस सिलेंडर फट गया, साइकिल वाला रॉकेट की तरह लॉन्च होके जाएगा बाहर, ठीक है। रीज़न उसका ये है कि इंटरनल एनर्जी अगर वहाँ पर रिलीज हो जाए कोलिजन के दौरान, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है लेकिन आपकी इंटरनल एनर्जी रिलीज हो जाए, उस केस में आपकी ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। क्या ऐसे सवाल एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ई की वैल्यू हमसे पूछी गई है 1 से ज़्यादा? आंसर यस, हमसे पूछा जा चुका है। तो जितने फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, अगर ऐसा केस है तो 1 से ज़्यादा रख लो, सारे फॉर्मूले 1 से ज़्यादा के लिए भी एप्लीकेबल है, घबराना नहीं उसमें, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ई की जो वैल्यू आपको दी हुई है बिंदास उसको यूज़ करें, बट ये ध्यान रखना अपने सिलेबस में नॉर्मली 99% सवाल जो आएंगे, 99.99 कह लो, उसमें ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। बट अगर ये सवाल एक्सप्लिसिटली पूछ लिया जाए कि क्या ई की वैल्यू 0 से कम हो सकती है, आंसर इज यस। क्या ई की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है, आंसर इज यस। 1 से ज़्यादा होने का मतलब क्या है? 1 से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी रिलीज हो गई आपकी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना।
ना इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक चीज समझना, एलओसी और एलओएम। एलओसी है हम कहते हैं लाइन ऑफ आपका कोलिजन या फिर लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और एलओएम है आपका लाइन ऑफ मोशन। ये मैं आपको इन दोनों के बीच फर्क समझाता हूँ। तो इससे फॉर एग्जांपल ये सिनेरियो कि आपकी गेंद है ऐसे आके फ्लोर से टकराई और टकरा के सेम लाइन में मैं बना अलग लाइन लाऊं, बट ये इसी लाइन में पहले नीचे आई थी, उसके बाद टक्कर खा के ऊपर चली गई। इफ दैट इज द केस, हम कहेंगे ये जो आपकी ये है, यही आपका लाइन ऑफ कोलिजन और यही आपका लाइन ऑफ मोशन है, दोनों आपकी सेम होंगे। ना वो सिनेरियो कंसिडर करते हैं जहां पे ऑब्लिक इंसिडेंस है। ऑब्लिक इंसिडेंस का मतलब ये है कि ये आपके फ्लोर और आपकी बॉल इस तरह आके टकराई, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है इसको आप कहेंगे ये आपका एलओएम है, और टकराने के बाद मान लो बॉल आपकी इस डायरेक्शन में पहले ऐसे आई, फिर इस डायरेक्शन में कहीं चली गई, ये वाली लाइन जो है इसको आप एलओसी कहेंगे, ठीक है। सो ऑब्लिक कोलिजन के जब आपका ऑब्लिक कोलिजन होता है उस केस में हम जो ई में V1 V2 U1 U2 की वैल्यू यूज करते हैं वो अलोंग एलओसी या एलओआई भी बोलते हैं इसको, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, उसके अलोंग U1 U2 V1 V2 की वैल्यू रखते हैं। तो अगर ऑब्लिक आपका ऑब्लिक है कोलिजन के डायरेक्शन, उस केस में साइन थीटा कॉस थीटा अगेन सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो उसकी V की वैल्यू आप लेंगे अलोंग एलओसी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। राइट, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम यहाँ पे कहते हैं अगर कोई एक बॉल आपकी मल्टीपल टाइम रिबाउंड कर रही है, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिबाउंड का ये सिनेरियो होता है, जैसे ये वाली बात करें कि आपकी ये गेंद है ऊपर से नीचे टकराई, और मान लीजिए उसको आपने h0 हाइट से ऊपर गिराया है, और नीचे आने का टाइम उसका t0 लगा है, और नीचे गिरने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी मान लो u थी, ठीक है। तो इस केस में t0 की वैल्यू जो है उसको आप लिखेंगे, काइनेमेटिक्स से अपने को पता है 2h/g हो जाएगी, वेलोसिटी है उसको भी आप इसके टर्म में लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर यहाँ पे ग्राउंड पे आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मान लीजिए E है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कोलिजन E है, उसके बाद जब ये बॉल टकरा के ऊपर जाएगी उस केस में जो आपकी वेलोसिटी होएगी उस वेलोसिटी V को हम लिखते हैं EU। इसका प्रॉपर डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन का टाइम अभी बचा रहा हूँ, ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आपकी वेलोसिटी की वैल्यू EU हो जाती है। स्पीड आफ्टर कोलिजन अलोंग एलओसी, ये ध्यान रखना है आपको, अलोंग एलओसी आपकी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू थी वो EU हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ टाइम की बात करें और हाइट की बात करें, तो यहाँ जो आपका हाइट अचीव होएगा, इस हाइट को हम h1 कह देते हैं। इस हाइट की जो वैल्यू आएगी h1, इसकी वैल्यू होगी E² h0। अगर ओरिजिनल हाइट आपकी h0 थी तो उसके बाद जो राइज करेगी उसकी वैल्यू आपकी E² h0 होगी। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि 5वें कोलिजन के बाद, दूसरे कोलिजन के बाद क्या हाइट है, उसकी वैल्यू हम e⁻²n कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय h0। तो हर बार e⁻², उसमें ऐड होता चला जाएगा। टाइम अगर देखेंगे, टाइम अगर आपको पहले टाइम t0 लगा जिसकी ये वैल्यू आई है, उसके बाद आपको सेकंड बार जब ऊपर एक बार टक्कर खा के फिर वापस ऊपर जा रही है, टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो भी आपका e टाइम्स हो जाता है। तो पहले अगर आपका टाइम t0 तो उसकी वैल्यू ये आई, सेकंड टाइम जब ऊपर जाएगी क्योंकि आपकी इनिशियल वैल्यू ही इसकी EU हो गई है, उस वजह से टाइम भी आपका E के फैक्टर से चेंज हो जाता है। नाउ इसी में अगर बात करें कि ये आपकी बॉल यहाँ से नीचे गिरी, नीचे गिर के फिर ऊपर उठी, फिर नीचे आई, उसके बाद फिर वापस गई, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट इसने चक्कर लगाया, ठीक है। तो बिफोर स्टॉपिंग टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसको मैं डिराइव यहाँ नहीं कर रहा हूँ। h की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी h0 1 + e² डिवाइडेड बाय 1 - e²। टोटल टाइम अगर आपसे पूछा जाए उसकी वैल्यू होगी 1 + e 1 - e मल्टीप्लाइड बाय t0, और t0 की वैल्यू हमें पता है 2h0/g होती है। तो आपका h की वैल्यू तो 1 + e², 1 - e² आएगा, और ये आपका 1 + e और 1 - e आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना, और e की वैल्यू अगेन फिर 0 और 1 के बीच में लेंगे यहाँ पे हम। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कोलिजन की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन V1 V2, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपका V1 V2 U1 U2 ये सारे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग एलओसी। अगर आपकी E की वैल्यू 1 है, अपने को दिया हुआ है कि सवाल में इलास्टिक कोलिजन वर्ड यूज किया है या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वर्ड किया है, इसका मतलब E की वैल्यू 1 है। E की वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब उसका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। E की वैल्यू अगर 0 है तो उसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपने मान लीजिए गेंद ली, गेंद नीचे गई और वापस सेम हाइट पे आई, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। आपने गेंद ली, उसको नीचे मिट्टी रखी थी, मिट्टी में ऐसे कर रहा हो, बिल्कुल जंप नहीं की वो, उसको हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। या आपने रुमाल लिया, रुमाल को पानी में गीला किया, उसका दीवार पे ऐसे मारा, वो दीवार पे पचा कैसे चिपकेगा, उसके आने से स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा, वो आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन होएगा।
उस केस में हम कहेंगे E की वैल्यू आपकी 0 है। बुलेट आपकी आगे लकड़ी का वो रखा था बड़ा सा ब्लॉक, बुलेट आपकी उसके अंदर एम्बेड हो गई, दोनों अब एक साथ चलने लग गए। इन सारे केसेस में अगर एम्बेड एक बॉडी दूसरे के अंदर हो जाएगी, उसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहेंगे। प्रैक्टिकली कुछ भी आपका इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है, अभी हमने प्रैक्टिकल डेटा देखा था। प्रैक्टिकली E की वैल्यू नहीं आती, बट हम अपने सिलेबस में E की वैल्यू 1 कह लेते हैं कि चल अच्छा 1 मान ले। अब सवाल सॉल्व करते हैं, जो एरर आएगा या जो भी डिफरेंस है उसको हम इग्नोर करते हैं, उस केस में हम E की वैल्यू 1 की बात करते हैं। हालांकि आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। इसके बाद कोलिजन की बात करें तो मोमेंटम, इसको ध्यान रखना कि मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड, ये मैं जानबूझ के बात कर रहा हूं यहाँ पे, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द कोलिजन। और इसमें हमने E की वैल्यू 0 या 1 के लिए नहीं कहा है, हर सिचुएशन में आप मोमेंटम को हमेशा कंजर्व कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपका इम्पैक्ट का टाइम बहुत छोटा है, आपका मोमेंटम कंजर्व होएगा यहाँ पे बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग भी। और उसके बाद हम यह बात करते हैं, इसकी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ये आपकी मोमेंटम की वैल्यू है बिफोर कोलिजन m1u1 प्लस m2u2, ये वाली वैल्यू हो गई आपकी ड्यूरिंग कोलिजन। तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी दो गेंदे, ये डायग्राम में कई बार बनाऊंगा इस दौरान, m1 m2, इसकी वैल्यू u1, इसकी वैल्यू u2, और दोनों कोलिजन के दौरान सेम कॉमन वेलोसिटी v से रगड़ती हुई घिसटती हुई जा रही हैं। और उसके बाद ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, इसकी वैल्यू आपकी v1 हो गई, इसकी वैल्यू आपकी v2 हो गई। तो नाउ बिफोर का अगर आप मोमेंटम देखेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 आ गया। ड्यूरिंग कोलिजन देखेंगे तो m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों एक साथ एक ही वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये ड्यूरिंग कोलिजन आएगा। ये आपका आफ्टर कोलिजन है। तो मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड। अब जो चीज पूछी जाए ड्यूरिंग कोलिजन कितनी वेलोसिटी होगी, इन दोनों को इक्वेट कर लें। बिफोर आफ्टर की बात करें, इनको इक्वेट कर सकते हैं हम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखना, अगर E की वैल्यू 1 है तो टू कोलाइडिंग बॉडीज, उस केस में अगर आपकी E की वैल्यू 1 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, कंजर्व रहेगी। लेकिन अगर E की वैल्यू 1 से कम है तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाएगी, बिकॉज थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आपकी डिफॉर्मेशन में गई। तो जो भी हम बात कर रहे थे, ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, इसकी जो शेप चेंज हुई है, उस शेप चेंज करने में दूसरे ऑब्जेक्ट ने जब इसको टक्कर मारी और ये जो इसकी शेप चेंज हो गई, उस शेप चेंज होने में इसकी जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई है, वो एनर्जी आपको वापस नहीं मिली, इसलिए आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है यहाँ पे। हालांकि हाँ, इसको ध्यान रखना, कोलिजन अगर 0 है तो हम उसको कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा इस पे। आपको कोलिजन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि फाइनल वैल्यू बतानी है वेलोसिटी की, कि आपकी जो कोलिजन हुआ उसके बाद इनिशियल वैल्यू दी हुई थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत कॉमन सवाल है कोलिजन में, अक्सर ये पूछते हैं आपसे। उस केस में ये आपका एक सेट ऑफ फॉर्मूला है जो आप ध्यान रख सकते हैं। v1 इज इक्वल टू, ये लंबा सा गंदा सा फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हैं। या फिर एक और दूसरा गंदा सा फॉर्मूला है, ये ध्यान रख सकते हैं। मुझे इनमें से कोई नहीं आता, ठीक है, मुझे कभी याद नहीं रहते, इतना तो मेरी विद्या ही नहीं है, रटन विद्या, के मैं इसको याद कर सकूं। आई जस्ट डोंट डू दैट, ठीक है। उससे अच्छा एक और बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको सिखाता हूं, और मैं अपनी क्लास में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं ये करना आपको आना चाहिए। वो है दिस व्हाट आई सजेस्ट, कि v1 इज इक्वल टू vcum 1 प्लस ई माइनस eu1। इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं v1 की वैल्यू निकालने के लिए। v2 के लिए चाहिए आपकी v1, ये u होना चाहिए, ucum इनिशियल का सेंटर ऑफ मास, और 1 प्लस ई माइनस eu2 करेंगे तो v2 की वैल्यू आ जाएगी, eu1 करेंगे तो आपकी v1 की वैल्यू आ जाएगी। वेयर ucum जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इसका सेंटर ऑफ मास, वो भी m1 v1 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये आपकी इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वैल्यू दे देगा, ठीक है। ये वैल्यू आ गई 1 प्लस ई की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ बिंदास 0 डालें, ई की वैल्यू अगर 1 है तो बिंदास यहाँ 1 डालें, 1 से ज़्यादा है उसके लिए भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ये याद करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है, आई जस्ट डोंट रिमेंबर दिस, ऑलराइट। और दूसरा तरीका है कि आप ऑफ कोर्स मोमेंटम कंजर्व करके उसकी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे इन सवाल पे डिपेंड करेगा कौन सा जो सहूलियत हो वो आप यूज कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते बेटा, यहाँ पे हम कहते हैं कुछ और फॉर्मूलेज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, कि आपका इलास्टिक कोलिजन अगर है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब है जिसको हम कहते हैं E की वैल्यू 1। नाउ E की वैल्यू अगर 1 दे रखी है अपने को, उस केस में हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर जो है, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, डेल्टा k बाय k, इसकी वैल्यू आती है 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। यहीं पे कहते हैं अगर आपका m1 और m2 के बीच में n का रेशो है, तो एक तो 1 किलो दे रखा है, दूसरा 5 किलो दे रखा है, या फिर एक को दिया m मास है, दूसरा n टाइम्स m मास है, और एक पार्टिकल आपका रेस्ट पे है, m2 जो है वो आपका रेस्ट पे है, उस केस में डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी
अगेन इसको आप यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला याद रहे तो उसी में nm रख देंगे, उससे भी डायरेक्ट ही वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो दोनों में से अगर एक याद करना हो तो ऊपर वाला याद कर लेना। ठीक है, हमसे अगर ये पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज कितना हुआ, कि पहले जो काइनेटिक एनर्जी 1 की थी वो कितनी डिक्रीज हो गई, उसके लिए डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हैं कि m1 मास की फ्रैक्शनल डिक्रीज आ गया 1 माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय u1 स्क्वायर। तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी और फाइनल वेलोसिटी, उनका फाइनल का इनिशियल का रेशियो लेके स्क्वायर करके 1 में से माइनस कर दें, m1 का आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज आ जाएगा और आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज m2 का ये हो जाएगा। परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहे हैं तो इसी टोटल टर्म को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपका परसेंटेज डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, अगर एक और सिनेरियो है कि बेटा अगर आपका m1 m2 दोनों बराबर हैं और m1 m2 दोनों मास बराबर हैं, तो उस केस में ध्यान रखना आपका वेलोसिटी एक्सचेंज, इस वर्ड को हम यूज करते हैं, उस केस में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक बॉडी है, m मास, ये दूसरा m मास, ये चल रही थी 5 मीटर पर सेकंड से, ऑलराइट, ये चल रही थी मान लो 10 मीटर पर सेकंड से और ये चल रही थी 7 मीटर पर सेकंड से। दोनों का कोलिजन हुआ और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए, तो ये m मास और ये m मास। उस केस में, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि एक आपका इनमें से रेस्ट पे हो, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। उस केस में जब इनका कोलिजन हुआ है उसके बाद जब अलग अलग गई है तो पीछे वाली बॉडी 7 से और आगे वाली 10 से चली जाएगी। यहाँ पे हम कहते हैं वेलोसिटी उनकी एक्सचेंज हो गई या इंटर एक्सचेंज हो गई। तो पहले की वेलोसिटी दूसरे ने ले ली, दूसरे की पहले ने ले ली। उस केस में अगर मान लो ये रेस्ट पे होती, तो ये अगर रेस्ट पे होती तो ये वाली अब बॉल रेस्ट पे आ जाती और ये वाली आपकी वी वेलोसिटी से चल देती, वेलोसिटी उनकी एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उस केस में है जब आपका कोलिजन इलास्टिक है और आपका दोनों का मास बराबर है, ये सिर्फ उस केस में एप्लीकेबल है, इसको ध्यान रखना है। चलो आगे एक और बात करते हैं बेटा, ड्यूरिंग आपके इलास्टिक कोलिजन, अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, एक और आपका स्पेशल केस है कि एक मास आपका m1 मास जो पीछे टक्कर मारने आ रहा है वो बहुत ज्यादा है। इफ दैट इज द केस कि हमने जो मैंने आपके लिए केस लिया है कि 1000 या 10,000 किलो का ये ट्रक है और सामने बेचारा 50 किलोग्राम का आपका साइकिल वाला चल रहा है, उस केस में जो आपकी वेलोसिटी है वो v1 की तो वही वेलोसिटी रहेगी, इस ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साइकिल के टक्कर से ट्रक अपनी ही वेलोसिटी पे चलता रहेगा और साइकिल वाला जो है आगे उड़ के जाएगा। उड़ के कैसे, u1 जो इसकी वेलोसिटी है उसका ट्वाइस माइनस इसकी अपनी वेलोसिटी, उससे वेलोसिटी से वो आगे जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसकी वेलोसिटी की हमने वैल्यू ये 100 ले रखी है और इसकी वैल्यू मान लो 10 है, तो इफ दैट इज द केस, ये आपका बिफोर कोलिजन का केस है। आफ्टर कोलिजन जो होएगा उस केस में इसकी वैल्यू तो 100 ही रहेगी, तो अपने 100 पे ही चलता रहेगा। ये वाला बंदा है, इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 10 यानी कि 190। तो 190 पे अब उड़ के जाएगा, तो ट्रक से टक्कर हुई है, ट्रक 100 पे चल रहा था, ये 10 पे चल रहा था, अब ये 190 पे उड़ के जाएगा। तो इस वाले को मजाक में मैं कहता हूं दिस इज अ सिनेरियो ऑफ मर्डर। ठीक है, एक और सिनेरियो ऐसा हो सकता है जिसको मैं कहता हूं सुसाइड। साइकिल वाला डिसाइड करे कि अब मैं उल्टा बदला लूंगा और ये साइकिल वाला अगली बार कहे कि मैं ऐसे उल्टा पकड़ के इसकी तरफ जाऊंगा। इफ दैट इज द केस, तो इस फॉर्मूले में u2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये वाला साइकिल वाला अगर टक्कर मारने जा रहा है ट्रक को, ट्रक 100 से आ रहा है, ये कह रहा है मैं 10 से जाके उसे टक्कर मारूंगा। इफ दैट इज द केस, आपकी v2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 10 यानी कि 210 से उड़ता हुआ जाएगा वो। तो ये पहले 190 था, इस बार 210 से उड़ जाएगा वो। ठीक है, तो दिस इज आगे इन क्लास में मजाक में कहते हैं, याद रखने के लिए। ये वाला सिनेरियो आपका हैवी मास और स्मॉल मास, हैवी मास और स्मॉल मास वाला ये मर्डर है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इट्स कैन बी टर्म्ड एज सुसाइड। ठीक है, सो ध्यान रखना है इसको। राइट, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, अगर इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है जहां पे ए की वैल्यू 1 नहीं है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट पूछते हैं इसमें आपसे कि डायरेक्ट बताओ ये क्या वैल्यू होगी, वो आपको लिखना है हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 e स्क्वायर माइनस 1 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको दे देगा। चलो इसके बाद अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई। अब मैं आपको इसके बाद सवाल सॉल्व करवाता हूँ। ऑलराइट, चलो अगला सवाल है। क्वेश्चन सेज, आपके नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेज 2 सॉलिड रबर balls A and B having masses 200 and 400 gram respectively are moving in opposite direction with velocity of A equal to 0.3 meter per second. After collision the two balls comes to rest. collision के बाद दोनों balls आपकी रेस्ट पे आ गई। हमें बताना है two balls come to rest then find velocity of B क्या होगी।
ऑप्शन है 0.15, -0.15, 1.5 या फिर नन ऑफ द अबव। ना अपना सिनेरियो ये है कि ये आपकी एक गेंद, इसको ए नाम दे देते हैं और इसका मास अपने को दिया हुआ है 200 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है। दूसरी गेंद बी, इसका मास अपने को दिया हुआ है, कितना दिया है इसका, 400 ग्राम, राइट। ये दोनों ऐसे जा रही थी, इसकी वेलोसिटी अपने को दी हुई है 0.3 और इसकी वेलोसिटी ये आपका u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 अपने को नहीं दी हुई। दोनों की टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद दोनों रेस्ट पे आ गई, आगे दोनों की वेलोसिटी 0 हो गई, v1 v2 दोनों की आपकी 0 हो गई। नाउ इस केस में देखेंगे हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिकॉज आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे जब आप मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे अब अगर लिखने लगेंगे तो ये आएगा आपका 200 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 0.3 प्लस ये आएगा आपका 400, अगेन ये ग्राम में है, मल्टीप्लाइड बाय u2 विल बी इक्वल टू 0 + 0। जानबूझ के मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया बिकॉज वो फैक्टर आपका एनीवे कैंसिल हो जाना था। तो इसकी जो u2 की वैल्यू आएगी, u2 दैट विल बी इक्वल टू 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय आपका 400। नाउ इससे डिवाइड करेंगे तो नीचे आपका 2 बचेगा, 0.3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.15। नाउ एक चीज़ जो यहाँ पे है जो आपको देखना है वो इसका साइन है, तो ये आ गया 0.15 ऑफ 0.15। नाउ इसका साइन यहाँ पे जो लेंगे माइनस आएगा, सो हेंस -1.5 वुड बी द राइट आंसर, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगेन आपका नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इट सेज टू परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल्स P एंड Q ऑफ इक्वल मास, हमें यहाँ पे दोनों का मास इक्वल दे रखा है, traveling along the line joining them with velocity 15 and 10 respectively. After collision their velocities will be, हमें बताना है कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी क्या होगी। नाउ इस केस में आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है, इस केस में लंबी चौड़ी कैलकुलेशन आप करना चाहें ऑफ कोर्स कर सकते हैं, टाइम उसमें आपका लग जाएगा। उसकी वजह आपने ये ध्यान देना है कि दोनों का मास हमको बराबर दिया हुआ है और यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये है कि आपकी ई की वैल्यू 1 दी हुई है। नाउ इनिशियल वेलोसिटी इसकी आपकी 15 है, इसकी वेलोसिटी आपकी 10 है। जब इनका कोलिजन होएगा उसके बाद जब ये दोनों आपके अलग अलग जाएंगी बॉडी, इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज या इंटरचेंज हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि पीछे जो 15 से चल रही थी अब वो 10 से आगे जाएगी, जो 10 से चल रही थी वो 15 से आगे जाएगी। तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी 10 और 15 हो जाएंगी, सो दैट विल बी आ राइट आंसर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। कैलकुलेट करेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा एग्जैक्टली, पर ऐसे करेंगे तो हम अपना टाइम बचा लेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूविंग विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन द फिगर। इफ अपने को यहाँ पे दिया हुआ है m और जो आपका कैपिटल m है वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। हमें ये दिया हुआ है कि छोटा m जो है वो बड़े m से बहुत छोटा है, ठीक है। देन फॉर वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है, स्पीड ऑफ द लाइटर पार्टिकल विल बी, अगेन ये आप वो ध्यान रखेंगे तो ये आपका जो हैवियर मास वाला सिनेरियो था उसका केस है। इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो तो सेम रहेगी, तो ये तो आपका सेम वेलोसिटी से आगे जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे v1 विल बी इक्वल टू -u1 + 2u2, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो इसको डेटा रख देते हैं, तो -u1 यानी कि -6 प्लस ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि वैल्यू हो जाएगी -6 + 8, यानी कि जो v1 है इस पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू +2 मीटर पर सेकेंड। नाउ प्लस का मतलब ये है, हमने जो साइन कन्वेंशन लिया है कि ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, पीछे वाली नेगेटिव होगी। +2 का मतलब ये है कि इट विल मूव विद 2 मीटर पर सेकेंड इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। अगर आगे पहले जा रहा था 6 मीटर से, उसी डायरेक्शन में आपका मूव करता रहेगा। सो हेंस ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, वो कहता है कि रबर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लैनेट 5 meter on a planet where acceleration due to gravity is not known. On bouncing it rises to 1.8 meter. वो बाउंस होने के बाद 1.8 मीटर राइज की है। बॉल लूजेड इट्स वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ, और ये आपका नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमारे ऑप्शन है 16/25, 3/5, 2/5 या फिर 9/25। नाउ इस सवाल को ऐसे समझना, जो अभी हमने बात की थी कि ये आपका बॉल सिनेरियो है कि बॉल आपके नीचे आई, टक्कर हुई और टक्कर खाने के बाद वो एक सर्टेन हाइट पे गई। तो मान लीजिए पहले हाइट आपकी h0 थी, बाद में आपकी हाइट h2 है।
ये डेटा अपने को दे रखा है, ये बात अपने को पता है H2 विल बी इक्वल टू ई स्क्वायर H1 या H0, ठीक है। ये जो वैल्यू होगी आपकी जो हाइट राइज की है ई स्क्वायर के फैक्टर से होगी। इसका मतलब ये है कि आपका ई स्क्वायर इन दोनों का रेशियो आ गया, दैट विल बी इक्वल टू H2 डिवाइडेड बाय H0। H2 की वैल्यू अपने को यहाँ दे रखी है 1.8 डिवाइडेड बाय ये अपने को 5 दिया हुआ है ना। 1.8 को आप 18/10 लिख सकते हैं, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये हो गई 9/25 बन जाएगी आपकी वैल्यू, है। ये आपकी ई स्क्वायर की वैल्यू है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ई की वैल्यू हो गई आपकी 3/5। ना ये 3/5 जो है ये अभी राइट आंसर नहीं आया है, ये आपका ई की वैल्यू आई है। ना इस केस में अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी को अगर यहाँ पे देखें आप तो वेलोसिटी आपके टक्कर खाने से पहले मान लो v1 वेलोसिटी है, कोलिजन के बाद v2 वेलोसिटी हो गई। इस केस में हमें पता है v2 विल बी इक्वल टू ई v1। तो v2 की जो वैल्यू है यानी कि v2 और v1 का जो रेशियो आएगा v2/v1 दैट विल बी इक्वल टू ई, यानी कि उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3/5। तो ये 3/5 हो गई आपकी वैल्यू, ये वो आपका फैक्टर v2 जो है वो 3/5, यहाँ पे इसको देखोगे तो 60% कम हो गया। नाउ इस केस में ये आपका इसकी वजह से ये 3/5 राइट आंसर नहीं आया है। यहाँ से हमसे पूछा गया है द बॉल लूज इट्स वेलोसिटी बाय अ फैक्टर ऑफ, कितने उससे आपकी वेलोसिटी कम होगी ना। इसको ऐसे समझना, कई बार स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि पहले आपके पास 100 रुपए थे और अब आपके पास मान लो बचे 60 रुपए, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई आपके पास कितने पैसे बचे, आपका आंसर होएगा, आप कितने रुपए बचे तो आपका आंसर होगा 60 रुपए। मैं अगर आपसे पूछूं कितने पैसे कम हो गए, आपका आंसर होएगा 100 में से 60 माइनस करके 40 रुपए। यहां हमसे पूछा गया बॉल लूजेज वेलोसिटी ऑन बाउंसिंग बाय अ फैक्टर ऑफ, ये अगर हमें बताना है तो उसको हम लिखेंगे फैक्टर, अगर आपको बताना है 1 माइनस v2 माइनस v1 यानी कि 1 माइनस 3/5, सो दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ये 5 है, 5 थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है बट इरादे पूरे अच्छे हैं। ये 5 हो गया, सो यानी कि आपका 2/5 यानी कि ऑप्शन बी दिस वुड बी द राइट आंसर। हमसे पूछा है किस फैक्टर से रिड्यूस हो गई, आंसर 2/5 है। कितनी बची, आंसर 3/5 होता है आपका, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई। चलो इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। अगेन आपका नीट में और एम्स में सवाल पूछा जा चुका है। क्वेश्चन से अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 kg moving with a velocity of 36 km per hour has a head-on collision with a stationary ball of mass 3 kg. After collision, the two balls move together. Collision के बाद दोनों बॉल्स आपकी एक साथ मूव करती हैं। सवाल है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन क्या होएगा। नाउ इस केस में आप वो जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको अगर आपको फॉर्मूला मान लीजिए क्लास में एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं रहा, उस केस में बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला करके तो आ ही जाएगा, उसमें आप परेशान ना हो, बट यहाँ बात कर लेते हैं कि बिना फॉर्मूले के इसको कैसे करना है। अगर यहाँ पे मान लीजिए भूल जाए, उस केस में सिनेरियो आपका ये है कि आपकी बॉल है 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36। नाउ ये जो आपका 36 किलोमीटर पर आवर है, उसको आप जब कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में तो हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। राइट। दूसरी गेंद जो है वो आपकी स्टेशनरी है, उसका पहले वाले का वजन 2 kg है, दूसरे वाले का 3 kg, ये आपकी रेस्ट पे है और उसके बाद दोनों का कोलिजन होता है और दोनों उसके बाद एक साथ आपकी एक कॉमन वेलोसिटी से आगे चल पड़ती हैं। तो ई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 0 हो गई। राइट। तो दोनों उसके बाद 0 हो गई। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको उस वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालने लगे तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी वो निकालेंगे आप इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम को यूज करके। नाउ इनिशियल मोमेंटम है आपका, इसकी वैल्यू देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होएगा आपका, ये 2 किलो प्लस 3 किलो 5 किलोग्राम एक साथ मूव कर रहा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय v। तो आपकी कॉमन वेलोसिटी v आ गई 2 × 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय इसको करेंगे 5। सो इसकी वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि कॉमन वेलोसिटी होगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ बताना है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। इनफैक्ट बताना है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी।
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, उसी का नेगेटिव साइन हटा देंगे तो लॉस आ जाएगा वो, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेल्टा के ई विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। नाउ ये बात अपने को पता है कि इस केस में क्योंकि आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम आएगी, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, उसी को हम यहाँ लॉस कहेंगे, उसी का मैग्नीट्यूड लॉस कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी आपकी हाफ, दोनों का कंबाइंड मास 5 मल्टीप्लाइड बाय आपकी वेलोसिटी 4 का स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी इसकी आएगी हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर और माइनस ये 0 बिकॉज इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी। इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू बनेगी आपकी 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर बनेगा 16, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 8 5 जा अगर आप करेंगे 8 इंटू 5 तो कितना बनेगा, ये 40 आ गया, ठीक है। माइनस इसको देखेंगे तो ये बनेगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आएगा 100, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी -60 जूल। तो इतनी आपकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इसी का अगर आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे 60 जूल, वो आपका लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगी, हैंस ऑप्शन बी ये आपकी करेक्ट चॉइस हो गई। आई होप ये चीज आपको समझ में आई, ठीक है। आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। सो बेटा अगला सवाल है अपना, बॉडी ऑफ मास m1 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, इट कोलाइड्स विद अनदर स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास m2। तो आपकी m1 मास की बॉडी v वेलोसिटी से चल रही थी और वो स्टेशनरी बॉडी m2 से टकराई, दे गेट एम्बेडेड, दोनों उसके बाद एम्बेड हो गए। एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, हमारे ऑप्शन है इंक्रीजेस, डिक्रीजेस बट डज नॉट बिकम जीरो, रिमेन सेम या फिर बिकम जीरो। नाउ इसका आंसर होगा डिक्रीजेस बट नॉट बिकम जीरो। तो उस केस में ये सिनेरियो कि आपकी एक बॉडी ये आपकी u1 वेलोसिटी से चल रही है, ये आपकी रेस्ट पे है, ये मास आपका m1, ये मास m2 और ये दोनों कोलाइड हुई और कोलाइड होने के बाद सेम वेलोसिटी से चलेंगी। उस केस में क्योंकि आपका इनिशियल मोमेंटम की कुछ वैल्यू है तो फाइनल की भी कुछ वैल्यू आएगी, जीरो नहीं होएगा, ठीक है। So if that is the case, velocity decreases but does not become zero would be the right answer, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया। आगे बढ़ते बेटा, हम ही कहते हैं जानबूझ के मैंने सवाल लिया हुआ है, थ्योरेटिकल सवालों की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्वेश्चन सेज इन एन इलास्टिक कोलिजन, अगर आपका इन इलास्टिक कोलिजन है तो व्हाट इज कंजर्व्ड, उस केस में क्या कंजर्व होएगा। ऑप्शन है आपके काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम या फिर बोथ ए एंड बी, बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम या फिर नीदर ए नॉर बी। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं होता है, मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, तो इस वजह से ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ और नीदर विल नॉट बी द राइट आंसर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स इज नॉट द राइट आंसर। इलास्टिक कोलिजन में दोनों कंजर्व होंगे, तो अगर आपकी ई की वैल्यू 1 है उस केस में दोनों कंजर्व होंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, राइट। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। ये जो 4 एग्जांपल मैंने आपके लिए लिए हैं, इनमें से कौन सा वो है सिनेरियो जो इन इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल नहीं है। पहला सिनेरियो है बुलेट फायर्ड इनटू अ ब्लॉक, इफ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक, हमें यहाँ पे नॉट एन एग्जांपल बताना है। तो पहला सिनेरियो है कि आपका ब्लॉक है, उसके अंदर आपने बुलेट ऐसे वो की है, बुलेट जाके उसके अंदर एम्बेड हो गई, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। बट ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल है, सो ये आपकी राइट चॉइस नहीं हो जाएगी, नहीं होगी, बिकॉज हमें नॉट बताना है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, तो ये आपका एटम था, ये न्यूक्लियस, ये आपकी सारी कहानी चल रही थी, इलेक्ट्रॉन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन को आपके एटम ने खा लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया, क्यों ये नहीं पता हमें, पर वो उसको घप कर गया। इफ दैट इज द केस तो ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, तो इस केस को भी हम राइट आंसर यहाँ पे राइट चॉइस नहीं कहेंगे, बिकॉज ये इनइलास्टिक कोलिजन है, आपका ऑब्जेक्ट अंदर खप गया, अंदर उसको कंज्यूम कर लिया गया। अब मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग बोट, तो आपकी एक बोट है, मूव कर रही है और एक बंदा आया उसमें कूद गया, वो कूद के ऐसे दिस कुड बी द सिचुएशन को ऐसे उसके बाद पड़ा हुआ है, बोट ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो ये वाला सिनेरियो भी आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, तो ये राइट आंसर नहीं होएगा। लास्ट ऑप्शन है अ बॉल बेयरिंग स्ट्राइकिंग अनदर बॉल बेयरिंग, तो आपकी स्टील की बॉल बेयरिंग होती है, उन दोनों की जब टक्कर होएगी वो वाला आपका इनइलास्टिक कोलिजन नहीं होएगा, ठीक है। इलास्टिक हो नहीं हो उस पर तो ई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जिसकी ई की वैल्यू 0 कहेंगे, वो दोनों चिपक के एक साथ नहीं चलेंगी। तो इन चारों में से अगर कोई एक राइट आंसर है, दैट विल बी अ बॉल बेयरिंग स्ट्राइकिंग अनदर बॉल बेयरिंग,
ठीक है। आई होप ये सारे सिनेरियो, ये सारे सवाल आपको समझ में आए। चैप्टर आसान है, टॉपिक्स इसके थोड़े ज़्यादा हैं, मे बी फॉर्मूले थोड़े से आपको मैथमेटिकल हो जाता है चैप्टर ये, उनकी प्रैक्टिस होनी होगी, इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा उन फॉर्मूलों के बेस्ड सवाल आप सॉल्व करें। इफ़ यू डू दैट, इस चैप्टर के आपके 2 सवाल जो आने वाले हैं उसके आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट।